हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि बजट से पहले यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है, गजट नोटिफिकेशन। क्या इसमें बदलाव हुए हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। 50% प्लस डीए आपका यहाँ पर पेंशन के रूप में आपको मिलेगा, या फिर इसमें कोई बदलाव हुआ है, या फिर रिटायरमेंट पर आपका जो पैसा मिलना था, जो यहाँ पर सरकार ने 10% देने की बात यहाँ पर की थी, आपका घटता 10% है, बट वो किस प्रकार से मिलेगा वो हमने पहले ही समझाया था। बट उसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और काफ़ी खतरनाक बातें हैं इसमें जो कि आपको यहाँ पर जान लेना ज़रूरी है ताकि आप ऑप्शन भरें उससे पहले। बाकी हम नेक्स्ट और भी वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में किसको समर्थित अभी करते हैं। अब जो यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये देख सकते हो, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर ये जारी कर दिया गया है 25 जनवरी को यहाँ पर। और इसमें देख सकते हो आपका वित्त मंत्रालय ने जो यहाँ पर 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के तहत जो एनपीएस लगाई थी, उसके बाद से यहाँ पर आपकी जो है एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। यानी कि अगर आप एनपीएस के अंदर आते हो तो आप पे ये लागू हो सकती है। अगर आप इसको चुनोगे तो आप अगर इसमें ऑप्शन भरोगे तो ही आपके ऊपर लागू होगी, अन्यथा यहाँ पर आप एनपीएस के अंदर रेगुलर रहोगे। और इसमें खास बात ये भी बताई गई है कि इसके बाद में जो भावी वैकेंसीज होंगी, जो भावी नए जो रिक्रूटमेंट होंगे, नए जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे जो भी यहाँ पर है, तो उनको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप एनपीएस में जाना चाहते हो या यूपीएस में आना चाहते हो, उनमें वो ऑप्शन चुनना होगा। बट इसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात जो मैंने यहाँ पर 15 पेज का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश के अंदर जारी किया गया है, जो कि हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें सबसे खास बात है वो आपको बता दूँ कि ये आप ऑप्शन आपका एकमात्र ऑप्शन होगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया यूपीएस के लिए तो आप उसमें रिवर्स नहीं आ सकते हैं एनपीएस में। और रिटायरमेंट के बाद में अगर हो सकता है इन फ्यूचर आपका साथी कोई एनपीएस में रुक जाए और आप यूपीएस में आ जाओ, तो आपको ये यहाँ पर अधिकार नहीं रहेगा रिटायरमेंट के बाद में कि आप अगर एनपीएस वाले को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप उस टाइम क्लेम नहीं कर पाओगे कि मैं एनपीएस में जाना चाहता हूँ। ये आपको ऑप्शन अभी भरना है और सोच समझ के भरना होगा कि आपको यहाँ पर एनपीएस रेगुलर रखना है या फिर यूपीएस के अंदर आना है। ये वन टाइम ऑप्शन होगा, दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे, ये सबसे बड़ी बात इसमें है। इसके बाद में 10 वर्ष मिनिमम जो सर्विस है वो यहाँ पर पहले जब अनाउंसमेंट की गई थी तब भी 10 वर्ष थी और अब भी यहाँ पर 10 वर्ष रखी गई है इसमें भी। और 25 वर्ष की मिनिमम सर्विस आपको यहाँ पर फुल पेंशन के लिए अलाउ यहाँ पर है। काफ़ी आपने देखे होंगे यूनियंस वगैरह कर रही थी हम 20 साल करवा देंगे इसको, हमारी बात चल रही, नेगोशिएट हम कर रहे हैं सरकार से। तो इसमें फ़िलहाल 25 साल ही रखी गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि 20 साल आपकी रखी जाएगी। और इसके बाद में आपका यहाँ पर ये दिया गया है, अगर कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है 25 वर्ष की मिनिमम सेवा के बाद में, यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता तब से पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर इसमें अभी हिंदी ज़्यादा है, अगर हम इसे इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका इस टाइप से लिखा गया है कि पेंशन जो आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे उनके लिए क्या यहाँ पर फैसिलिटी इसमें होने वाली है। यहाँ पर लिखा गया, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस पीरियड 25 ईयर फॉर द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव, जो आपकी सुपरएनुवेंस होगी इफ सर्विस पीरियड हैड कंटिन्यूड टू, यहाँ पर इसमें अपर ये रिटायरमेंट के बाद में ही देने की बात यहाँ पर इसमें अभी तक सामने आ रही है। बाकी इस पर और अगर कुछ खुल के बात आती है तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये आपको फिलहाल ये 3 बड़ी बातें, 10 साल मिनिमम है और 25 साल आपको फुल पेंशन के लिए। और आपके इसके बाद में अगर स्वैच्छिक आपकी जो है अधिवस्था के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उक्त मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानून रूप से विवाहित पति पत्नी, यानी कि अगर आपकी डेथ होती है तो 60% आपकी जो है वो पेंशन है वो मिलेगी पत्नी या फिर पति जो भी रहेंगे उसके पीछे उनको। इसके बाद में डियरेंस अलाउंस के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान एवं पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना जो रिटायरमेंट कर्मचारियों पर लागू होगी महंगाई भत्ते की
तरह ही दी जाएगी, यानी कि जो पहले से रिटायरमेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डीए होगा वैसे ही आपका भी डीए कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि डीए में यहाँ पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आपकी जो बेसिक है वो 12 महीने का जो वेतन होगा उसका औसत निकाल के आपकी 50% बेसिक रहेगी और आपका जो डीए मिलेगा, पेंशन आपको वही मिलेगी। बट सबसे बड़ा जो घोटाला था, जो यहाँ पर कर्मचारियों की मांग थी और यूनियंस भी यहाँ पर रेलवे के अंदर यूनियन के चुनाव हुए, उसमें भी उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ चढ़ के बताया था कि हम इसको ठीक करवाएंगे, हम इसको बढ़ा के 40%, 50%, अलग अलग वादे किए गए थे। बट फिलहाल जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 के अंदर देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर 6 महीने की सर्विस पूरी करते हो तो मूल महंगाई प्लस वेतन का 10% की दर से आपको पैसा दिया जाएगा। यानी कि जैसा आपको पहले ये बातें निकल के आई थी वैसी की वैसी ही इस नोटिफिकेशन में दी गई है, कोई भी बदलाव यहाँ पर है वो नहीं किया गया है। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कोप्स 2 निधियों से मिलाकर बनेगा, ये भी बात पहले ही हो चुकी थी कि आपके 2 जो कॉर्प्स बनेंगे 10% प्लस 10% सरकार का, इसके बाद में दूसरा है वो यहाँ पर 8.5% है वो सरकार का रहेगा। उसमें आप किसी प्रकार के बदलाव हो वो नहीं कर सकते हैं। उसमें आप किसी प्रकार का जो अपनी इच्छा से किस में आपको पैसा लगाना है, कौन सी स्कीम आपको चेंज करनी है, कंट्रीब्यूटरी स्कीम, वो सब आप 10+10 वाला जो है ये कॉप्स, इसके ऊपर ही आप यहाँ पर है वो चेंज कर सकते हो। जो 8.5% है इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं चुन सकते हो। ये पैसा पूर्ण रूप से सरकार का ही है और उनके पास ही रहेगा। यानी कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में आते हो तो आपका जो फिलहाल 24% अंशदान आपको मिल रहा है वो घट के हो जाएगा 20%, 4% है वो सरकार के पास रहेगा। तो ये चीज़ है सबसे बड़ी। तो इसके बाद में आपका जो है वो चीज़ मैंने बता दी, डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न है परिभाषित किया जा सकता है समय समय पर। जो भी यहाँ पर कर्मचारी व्यक्तिगत कोर्स में निवेश का जो ऑप्शन अपनाएंगे वो यहाँ पर सब कुछ ये चीज़ें हैं। और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार का होगा। यानी कि जो 8.5% सरकार का पैसा है उसके अंदर यहाँ पर किस प्रकार से क्या निवेश करना है, कहाँ क्या करना है, वो सब अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। तो ये चीज़ है। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर कोई पहले सेवानिवृत्त हो गया है तो जो यहाँ पर यूपीएस लेना चाहता है तो उनके लिए जो यहाँ पर आपका पीएफआरडीए जो है आपका टॉपअप राशि है वो उपलब्ध कराने के तंत्र है वो निर्धारित करेगा और उनका जो पैसा है वो पीएफआरडीए जो बताएगा वो पैसा देंगे तो उसके बाद वो यूपीएस के अंदर आ सकते हैं, अन्यथा वो यहाँ पर एनपीएस के अंदर ही रहेंगे। तो ये है। और इस अधिसूचना में प्रयोजन है तो मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिस भत्ता भी शामिल है। ये यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है जो आपके चिकित्सा अधिकारी हैं उनके लिए। इसके बाद में एकीकृत जो आपकी है आने वाली जो तारीखें प्रभावी हैं वो इसमें बताई गई हैं। आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके बाद में नए जो भर्ती होंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। और आपकी जो है आपकी नियमित जो आपकी है अंशदान है वो आपका होना चाहिए। ये नहीं आप अंशदान ना करवाएं या किसी वजह से आपने पैसा निकाल लिया। एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देने योग्य ये भी है कि अगर बाई चांस आपने पहले पैसा निकाला है तो आपको वापस जमा करवाना है। अगर आपने आगे अपना जो 20% आपके पास स्कोप्स है उसमें आप पैसा निकाल सकते हो, बट अगर आप निकालोगे तो आपके यूपीएस के अंदर है वो पेंशन में कटौती होगी। तो ये चीज़ ध्यान दें। अगर आपने पैसा निकाल लिया है एनपीएस से तो आपको पूर्ण जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप जमा नहीं करवाते हैं, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपकी पेंशन में इसका प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ आपको इसमें साफ साफ बताई गई है और नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उसके अंदर ये चीज़ें सारी बताई गई हैं। तो वो हम आपको बता देते हैं। बाकी मोटी मोटी बातें हैं वो हमने बता दी है। बाकी पूरा नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आपका जो है यूपीएस के परिचालन की प्रभावी तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 होगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद में ये आपके कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। इसके साथ ही जो आपको पैसा मिलना है लास्ट में वो आपको जानना जरूरी है। जो आपको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे जो एक मुश्त राशि मिलेगी उसके लिए क्या नियम है वो यहाँ पर देख सकते हो। आपके उदाहरण के आधार पे आपने 12 मासिक जो आपके 12 महीने का मूल वेतन जैसे कि 45,000 रुपये आपका बनता है, तो इसके लिए कर्मचारी के पास 25 वर्ष 300 महीने आपके सर्विस अगर आपके पास है, अंशदान की संख्या यानी कि 25 साल आपने सर्विस की है पूरी और 25 साल के 300 महीने बनते हैं, तो सभी कर्मचारी के नियमित अंशदान से जो आपकी जो जमा है, जो आपने अंशदान जो आपका कटता है वो आपका नियमित कटा है, उसमें कोई चूक नहीं हुई है। इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट पैटर्न आपने निवास का चुना है डिफ़ॉल्ट पैटर्न। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है।
तो ये यहाँ पर बदलाव, ये चीज़ भी सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है। जो कर्मचारी ने निवेश का जो ऑप्शन है अगर बदल रखा है तो वो भी आपका जो लास्ट में पेंशन है उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। ये चीज़ बड़ी है क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने जो पैसे हैं वो जो शेयर मार्केट में ज़्यादा लगाए थे ज़्यादा परसेंटेज का, तो उसमें भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैटर्न इसमें बताया गया है। अब डिफ़ॉल्ट पैटर्न में कौन सा होगा वो चीज़ें भी निकल के आएंगी। और कर्मचारी ने कोई निकासी नहीं की हो, ये आपकी 5 शर्तें अगर आपने पूरी की हैं तो आपकी पेंशन किस प्रकार से बनेगी वो आप देख सकते हो। जो है 12 महीने का मूल वेतन आपका हो गया, इसके बाद में 25 वर्ष की मिनिमम सर्विस आपने की हो, और इसके बाद में आपका कोई अंशदान चूक नहीं हो, और कर्मचारी ने जो निवेश किया है उसका डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना हुआ हो। इसके बाद में जो आपका है आंशिक निकासी आपने जो है विड्रॉल नहीं लिया हो उसके अंदर, ये चीज़ अगर आपने परिपूर्ण की है, सारी शर्तें पूरी करता है तो आपकी जो पेंशन है वो बनेगी। आपकी ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया गया है। इसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो आपकी जो लास्ट में पेंशन बनेगी अगर 500 चीज़ आपने की हैं तो 22,500 रुपये लागू महंगाई DA/DR को जोड़कर आपकी जो 22,500 रुपये में और जो आपको DA/DR है वो मिलेगा इसके ऊपर, तो ये पेंशन बनेगी आपकी। अगर आपने यहाँ पर 15 साल सर्विस आपकी हुई है तो आपकी पेंशन क्या बनेगी, 180 महीने आपके हैं तो आपकी जो पेंशन है वो बनेगी 13,500 रुपये DA/DR। इसके बाद में आपकी जो अगर सर्विस 10 साल मिनिमम सर्विस है वो है तो आपकी जो पेंशन है वो बनेगी 9,000 रुपये। बट यहाँ पर मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रखी गई है, तो इसीलिए 10,000 प्लस DA/DR आपकी जो है वो दिया जाएगा आपको। इसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है, कर्मचारी ने आंशिक निकासी की है। अगर किसी कर्मचारी ने पैसा निकाला है और 10 साल की सेवा उसकी है तो उसकी जो पेंशन है वो कट के हो जाएगी 8,800 रुपये। जो अगर उसने पैसा निकाला है, कितना पैसा निकाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर, तो उसकी पेंशन यानी कि कटेगी। अगर आपने पैसा निकाला है तो आपकी पेंशन कटेगी, ये निश्चित है। इसके बाद में कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए, यानी कि कोई अंशदान में आपकी चूक हुई है तो भी आपकी पेंशन कटेगी। जैसे कि अगर नहीं किए हैं तो इसका फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कि आपने नहीं की और आपकी सर्विस है वो पूरी है 25 साल तो आपकी जो पेंशन है वो 20,250 रुपये बनेगी। इसके बाद में जो है वो कर्मचारी 1 से 4 तक की शर्तें पूरी करता है, आंशिक निकासी की है तो इसके लिए आपकी जो है जो वापस है वो पैसा नहीं दिया है कर्मचारी ने तो आपकी पेंशन है वो कितने बनेगी, इसके अंदर 18,000 यहाँ पर है। अलग अलग शर्तें इसमें बताई गई हैं। बट अगर हम देखें कि आपको पैसा मिलना कितना है वो हमें देखना ज़रूरी है, तो उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है आपका। 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपका 45,000 बेसिक है, उसके अंदर आपका महंगाई भत्ता 23,850 टोटल आपकी हो गई, दोनों महंगाई भत्ता और DA जोड़ के 68,850 रुपये। इसके बाद में जो आपको एकमुश्त राशि मिलनी है वो 1/10 मिलनी है इसकी, तो 1/10 गुणा L यहाँ पर रखा गया है, तो 1/10 इसका होगा 6,885 रुपये। L का मतलब है व्यक्ति की क्रॉप्स में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पे सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या, इस प्रकार से L का नंबर रखा गया है। जैसे कि आपने 10 साल सर्विस की है तो आपके 120 माह हैं और उसमें आपके 6 महीने पूर्ण हैं, वो यहाँ पर 20 हैं, यानी कि 1 साल के 2, तो आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा एकमुश्त राशि 1,37,700 रुपये। अगर आपका 45,000 रुपये बेसिक और 53% DA वर्तमान की राशि है। अगर आपने 30 वर्ष की आयु जो है वो सर्विस की है तो आपका 60 जो है वो बनते हैं, आपके 6 महीने के जो रेशियो है वो बनता है 60, 30 का डबल 60 हो गया, तो उसका आपको 4,13,000 रुपये मिलेगा। अगर आपने 35 वर्ष की है तो 4,81,000 रुपये, वो आपका जो आगे बेसिक DA बढ़ेगा तो वो पैसा भी आपका बढ़ेगा। तो ये आपका फ़िलहाल के लिए यही है। इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिया गया है। फ़िलहाल के लिए समझने के लिए बात आपको मैंने बता दी है। एकमुश्त राशि के लिए जो है वो नियम वही है, आपके 10% का आपका अभी दिया गया है। अभी ये नहीं है कि आपका पैसा है वो पूरा आपको मिलेगा, इस प्रकार की कोई जानकारी इसमें नहीं है कि जो आपका पैसा कटता है वो आपको मिलेगा। बाकी जो और अपडेट्स हैं उसके ऊपर हम लेकर आएंगे वीडियो डेस्क। आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा क्या आपको यहाँ पर ये पेंशन प्रणाली पसंद है, क्या आप इसका ऑप्शन चुनने वाले हैं, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा।